नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपन यहाँ पे पिछले वीडियो में कल अपन ने बात की थी भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में अपन बात कर रहे थे 1858 का अधिनियम अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अगर हम बात करें तो इस अधिनियम के तहत सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं तीनों प्रेसिडेंसी शहर बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, तीनों शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। ये आपको ध्यान रखना है, उच्च न्यायालयों की स्थापना। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए कि बम्बई, मद्रास और कलकत्ता तीनों शहरों में उच्च न्यायालयों की जो स्थापना है वो किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। दूसरा, अपन यहाँ से बात करें तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो भी कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया था। इसके बाद में अपन बात करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम या इसे ही कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के बारे में अपन बात करें 1909 का भारत परिषद या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो लॉर्ड मार्ले जो हैं वो तो थे इस समय भारत सचिव। लॉर्ड मार्ले तो थे भारत सचिव और मिंटो इस समय थे वायसराय। दोनों ने मिलकर के अधिनियम तैयार किया, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की यहाँ पे जो शुरुआत की गई थी वो सबसे पहले यहाँ पे की गई थी मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ है कि ऐसे जो क्षेत्र मुस्लिम जो क्षेत्र जहाँ पे केवल मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते थे और मुस्लिम लोग ये वो वोट डाल सकते थे या अपने मत का प्रयोग कर सकते थे, तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1909 में की गई थी। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत या 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। इसके अलावा इस अधिनियम के बारे में बात करें तो इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया। पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया और सबसे पहले जो भारतीय शामिल किए गए थे वायसराय की कार्यकारिणी में, उनका नाम था एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पूरा नाम इनका आता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। तो इसको आप याद रखें, 1909 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत और दूसरी विशेषता थी वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे 1919 का भारत परिषद अधिनियम या 1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं, इसकी क्या विशेषताएं थी, यहाँ पे क्या क्या प्रावधान थे। 1919 का मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम।
मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड अधिनियम के बारे में हम बात करें तो मॉन्टेग जो थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो इस समय यहाँ के वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, यानी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिसकी शुरुआत अपन ने 1909 में की थी, इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का यहाँ पे विस्तार किया गया और यहाँ पर मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई व एंग्लो इंडियंस के लिए भी यहाँ पे अलग से निर्वाचन क्षेत्रों का गठन कर दिया गया। तो सिखों के लिए किया, ईसाइयों के लिए किया, एंग्लो इंडियंस के लिए किया। एंग्लो इंडियन को अंग्ल भारतीय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्ल भारतीय। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है साहब, अंग्ल भारतीय कौन होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऐसी संतान जिसके माता और पिता दोनों में से एक भारत का हो और एक विदेशी हो, उन दोनों से उत्पन्न संतान है वो एंग्लो इंडियन कहलाती है। अरे मैं अपनी अगर मारवाड़ी भाषा में सीधी सीधी बात करूँ तो शंकर बीज जो को वह नहीं, वो एंग्लो इंडियन ही हुआ है। कि वह एंग्लो इंडियन। अब नाम लेता ही सारा जागा राहुल गांधी पर। कि पर जागा? राहुल गांधी पर, क्योंकि आपको पता है राजीव गांधी भारत से थे जबकि सोनिया गांधी इटली से, लेकिन उसने भारत की नागरिकता ले रखी है। तो यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो विस्तार किया था वो सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए और अंग्ल भारतीयों के लिए भी किया गया। दूसरी इसकी विशेषता थी प्रांतीय जो विषय थे, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। एक थे रक्षित विषय और दूसरे थे हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों के गवर्नर को दिया गया और जो हस्तांतरित विषय थे इन पर कानून बनाने का अधिकार मंत्री को या भारत सचिव को दिया गया, मंत्रियों को दिया गया। कहने के तौर पे अगर हम कहें तो आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना, यहाँ से अपन इसे लिख सकते हैं आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना। यानी उत्तरदायी शासन की स्थापना तो आपने की, लेकिन उत्तरदायी शासन की स्थापना आपने की आंशिक रूप से, एक अंश मात्र के रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना आपने यहाँ पे की। तो प्रांतीय विषयों को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इसके अलावा हम बात करें तो लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति, तो लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति है वो भी कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी। इसके अलावा अपन बात करें तो नरेश मंडल की स्थापना का प्रावधान, नरेश मंडल की स्थापना का प्रावधान, यानी जो भारतीय राजा थे उन्होंने मिलकर के, यहाँ की देसी रियासतों के जो राजा थे उन्होंने मिलकर के एक मंडल बनाया, एक आयोग बनाया जिसे नरेश मंडल नाम दिया गया। उस की स्थापना जो की गई थी वो 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में की गई। कब की गई थी? 1921 में। इसका प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को। किसको बनाया गया था? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह। तो आपको याद रखना है कि नरेश मंडल का प्रथम अध्यक्ष वो किसे बनाया गया था? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अलवर महाराजा जय सिंह के सुझाव पर, अलवर महाराजा जय सिंह के सुझाव पर नरेश मंडल का नाम नरेंद्र मंडल किया गया। नरेश मंडल का नाम
नरेंद्र मंडल किया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि नरेश मंडल का नाम नरेंद्र मंडल है वो किसके सुझाव के आधार पर किया गया था? अलवर महाराजा जयसिंह के सुझाव के आधार पर, और बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को इसका प्रथम अध्यक्ष या चांसलर नियुक्त किया गया था। एक और विशेषता के बारे में अपन यहाँ पे बात करें तो सीमित मताधिकार, सीमित मताधिकार यहाँ पे दिया गया था, यानी वोट देने का अधिकार यहाँ पे दिया गया। और वोट देने का अधिकार उन लोगों को दिया गया जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपये थी, जिनकी वार्षिक आय कितनी थी? 10,000 रुपये, यानी जो लोग साल के 10,000 रुपये कमाते थे उन लोगों को वोट डालने का अधिकार इस अधिनियम के तहत दिया गया। तो 1919 के अधिनियम के बारे में एक बार हम फिर से बात करें। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। यहाँ पे मुसलमानों के साथ साथ सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों के लिए भी इस व्यवस्था की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया, या अपन कहें कि आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। जो 2 विषय थे वो थे रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय गवर्नर को दिए गए और हस्तांतरित विषय प्रांतों के मंत्रियों को दिए गए। लंदन में हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। नरेश मंडल की स्थापना का प्रावधान आया, और नरेश मंडल की स्थापना वो 1921 में हुई, जिसका प्रथम अध्यक्ष बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को बनाया गया। और इस नरेश मंडल का नाम नरेंद्र मंडल अलवर महाराजा जयसिंह के सुझाव पर दिया गया। इसके अलावा सीमित मताधिकार यहाँ पे लोगों को दिया गया। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान, लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान। और लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। यूपीएससी की जो स्थापना हुई थी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में दिल्ली में। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। तो देखो, लोक सेवा आयोग या पीएससी जो वो भारत में 3 प्रकार का होता है। एक होता है यूपीएससी, एक होता है एसपीएससी और एक होता है जेपीएससी। यूपीएससी यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग, जो केंद्र स्तर पर होने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं वो करवाता है। इसके अलावा एक होता है एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग। प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है, जैसे राजस्थान में आरपीएससी है, बिहार में बीपीएससी है, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी है, जम्मू कश्मीर में जेकेपीएससी है। तो इस प्रकार सभी राज्यों का अलग अलग होता है राज्य लोक सेवा आयोग। और एक होता है जेपीएससी, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, साझा लोक सेवा आयोग, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के अपना एक लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं, वो होता है जेपीएससी। तो इस लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी है वो 1919 के अधिनियम में आया था, जिसके तहत 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। और 1919 के अधिनियम के तहत ही पहली बार 1925 में आम बजट और रेलवे बजट को अलग अलग किया गया था। ये भी आप यहाँ से ध्यान रखें। इसके बाद में अगले अधिनियम के बारे में अपन बात करते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इम्पोर्टेंट अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 2 अधिनियम अपने बचे हैं, 1935 का भारत शासन अधिनियम और फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। फिर भारतीय संवैधानिक विकास है वो अपना पूरा हो जाएगा। फिर अपन पढ़ेंगे संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। 1935 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के बारे में बात करें तो इस अधिनियम में लगभग 451 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 451, जिनमें से 250 अनुच्छेद भारतीय वर्तमान संविधान में हूबहू लिए गए हैं, यानी ऐसे कैसे लिए गए हैं जिनमें कोई काट छांट नहीं की गई। तो इसलिए आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक छाप छोड़ने वाला जो अधिनियम है वो कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के बारे में हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो था अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान। जिसमें प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था और देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था।
देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक, यानी उस समय भारत में कुल मिलाकर के जो 565 रियासतें थी उनके लिए तो उनकी इच्छा पर निर्भर था कि वे इसमें शामिल होना चाहती या नहीं होना चाहती, जबकि जो ब्रिटिश भारत प्रांत थे उस समय 11 प्रांत भारत में थे, उनके लिए इसमें शामिल होना अनिवार्य था। इसके बाद में अपन बात करें तो आरबीआई की स्थापना का प्रावधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान जो आया था वो 1935 के अधिनियम में आया था और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है वो मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। तो आरबीआई की स्थापना का प्रावधान भी कौन से अधिनियम में था? 1935 के अधिनियम में था। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1937 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिल्ली में 1937 में इंपीरियल कोर्ट की स्थापना की गई। कोर्ट की जो स्थापना की गई थी उसका नाम रखा गया था इंपीरियल कोर्ट, और इंपीरियल कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो दिल्ली में की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। इसके बाद में अपन बात करें तो प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना, प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, यानी प्रांतों को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वतंत्र करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। जितने भी प्रांतीय विषय थे सब पे कानून बनाने का अधिकार प्रांतों के मंत्रियों को दे दिए गए। तो ये बात थी अपने 1935 के भारत शासन अधिनियम की। अब अपन एक अंतिम अधिनियम अपना बचता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में हम बात करें तो इसके तहत भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात है भारत को स्वतंत्र किया गया और वायसराय का पद समाप्त करके, वायसराय का पद समाप्त करके दोबारा गवर्नर जनरल का पद शुरू किया गया। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके बाद में सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम व एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। 1947 के अधिनियम के तहत प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया और इस प्रकार ये भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया थी। इसके बाद में अपन अगले वीडियो में कल बात करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया और संविधान सभा। धन्यवाद।